नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात कर रहे हैं उस सियासी पिच की जिसको लेकर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। 2023 के आखिर में चुनाव होने हैं राजस्थान में। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उस सियासी पिच के तैयार होने से पहले जिस तरह के बाउंसर्स आ रहे हैं, जिस तरह की गुगली आ रही है और जिस तरह से हिट विकेट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इन बयानबाजी के सिलसिले में चुनाव कहीं पीछे छूट गया है। मुद्दों की बात नहीं हो रही है, लेकिन बाकी सारी बातें हो रही हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा उनकी बातें गौण हो चुकी हैं और सियासत इस पर पूरी तरह से मौन है। बात करेंगे इसको लेकर। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से हमारे साथ अरुण शर्मा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। बीजेपी से मदन प्रजापति जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। अरुण जी, पिछले कई दिनों से बयानबाजियां तेज हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में सियासी मंच की बयानबाजी की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ ऐसे मंच भी हैं जो सियासत से परे हैं। मसलन एक उदाहरण के तौर पर मैं साहित्य का महाकुंभ जो चल रहा है, वहां पर भी सियासी बयानबाजी हो रही है मंच से। वहां पर बौद्धिक बातें होनी चाहिए थी, वहां पर फिलोसॉफिकल बातें होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर जो बयानबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी मौका सियासत छोड़ना नहीं चाहती। मुझे लग रहा है कि अभी इसमें एक नियम, कहते हैं ना कि स्वघोषित एक नियम बनाना चाहिए कि हमारा स्तर क्या हो राजनीति का और बयानबाजी का। अरुण जी। बात आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपने सवाल तो बहुत आदर्श किया है और बड़ी आदर्श स्थिति चाहते हैं आपकी राजनीतिक दल खुद अपने आप कोई कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करें कि किस मर्यादा में भाषा का प्रयोग करें और क्या डिस्कोर्स हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ आदर्श की बात है। हम सब जानते हैं कि बयानों के जमाने हैं, बयानों के कौन मठाधीश हैं, कौन बयानबाजी करते हैं, कौन चुनाव के हर मौके पे इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये अपेक्षित भी है। 2023-2024 में दो बड़े चुनाव आसन्न हैं। पहले 9-10 स्टेट्स के इलेक्शन होंगे 2023 में और 2024 में जनरल इलेक्शन है। तो अब क्या है, रिवाज में आ गए, हमेशा ही इलेक्शन का माहौल रहता है, इलेक्शन की तैयारियां रहती है। और पिछले 8 साल में जो रूलिंग पार्टी है वो तो एक मशीन का रूप ले चुकी है चुनाव का, जहां तक संबंध है। बिल्कुल तैयार, रोज चुनाव लड़ने की तैयारियां उनकी। आज मान लो कहीं के खत्म हुए तो कल से अगले दिन से लग जाते हैं इसमें। और जो चुनाव करने के ढंग हैं उसमें सब शामिल है, साम दाम दंड भेद, सीबीआई, ईडी, प्रलोभन, तोड़ फोड़, ये सब अब आम रिवाज हो गया है। तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि सरगर्मी बढ़ गई है, चारों तरफ से बयानबाजियां हैं और दुर्भाग्य है, लेकिन कोई भी मौका राजनीतिक छोड़ते नहीं है, किसी भी चीज में राजनीति की आग। बिल्कुल आपने बात सही कही, लेकिन मैं ठीक है, लेकिन एक स्तर तो इसका तय किया जा सकता है। ये आपने बात सही कही कि बिल्कुल ऐसा माहौल हो गया है कि कई दिनों पहले, हालांकि पहले जब चुनाव होते थे तो जब आचार संहिता लगती थी, कुछ घोषणा होती थी, तब जाकर सियासी माहौल बनना शुरू होता था, लेकिन अब हमेशा चुनावी मोड में नजर आते हैं। मदन जी, यही सवाल मेरा आपसे। बात होती है किसने क्या कहा,
किसके गिरेबा में किसको झांकना चाहिए, उनके अंदर क्या चल रहा है, पार्टी में क्या चल रहा है, सिर्फ फुटबॉल चल रही है। लेकिन जब आईने में नजर आता है तो देखते हैं कि हालात सिर्फ एक ही तरफ ऐसे नहीं है, हालात इधर भी ऐसे ही हैं। दोनों जानिब एक ही तरह के हालात हैं। आपको नहीं लगता कि किसी को तो पहल करनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने बोला तो हम भी बोलें, सामने वाले ने जो किया हम भी उस स्तर पर जाएं, सामने वाले को मौका मिला, हमको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक स्तर होना बहुत जरूरी है। निजी आक्षेप, निजी टिप्पणियां, कपड़ों को लेकर टिप्पणियां, उनके आने जाने को लेकर, उनके खाने पीने को लेकर टिप्पणियां, मतलब टिप्पणियों का ये स्तर राजनीति में। देखिए प्रभात जी, ये तो जो राजनीतिक का स्तर आप जो कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है कि किस तरीके का हो गया, ये तो राजस्थान की जनता ने देख रही है, तो देश भी देख रहा है कि किस तरीके से हस्तक्षेप होने लग गया है। मैं समझता हूं कि एक मर्यादा होनी चाहिए। अब आप अपने खुद के प्रदेश अध्यक्ष को, उप मुख्यमंत्री रहे हैं आपकी सरकार में, आपकी पार्टी में, उनको पहले रगड़ाई, फिर घिचड़ाई, फिर गद्दार और अब कोरोना, तो ये, और फिर आज मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी को कह रहे थे कि हमारी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, तो सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से शोभा नहीं देती है मुख्यमंत्री जी के। उनका निजी मामला है, अपने सहयोगी के लिए, अपने साथी के लिए किन शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए ये बात। दूसरी चीज आपने कहा कि दोनों पार्टियों का, हमारे जितनी भी पार्टी है, हमारे, हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो सभ्य माना जाता है, और हम सभ्यता से बात करते हैं, और किसी के निजी मामलों में कोशिश ये करते हैं कि हस्तक्षेप नहीं करें। लेकिन अगर कोई बोलता है किसी तरीके का, तो उसका जवाब, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर बन जाती है, लेकिन ऐसी उसमें भी शब्दों की मर्यादा होती है क्रिया की प्रतिक्रिया के अंदर। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल ये गरिमाएं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ इस चीज को, कि इस तरीके के हस्तक्षेप में नहीं होना चाहिए। जी श्याम जी, एक प्रधानमंत्री ऐसी भी हैं, दूसरे देश की हैं, भारत की नहीं है, जिनको लगता है कि अब हालात ऐसे नहीं रहे कि वो राजनीति कर पाए, और वो इस्तीफे की घोषणा कर देती हैं। उनको लगता है कि वो अब उस स्तर की राजनीति नहीं कर सकती जिस स्तर की राजनीति की अपेक्षा लोग उनसे करते हैं। उनको लग रहा था कि जिन वादों के साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, उन वादों को पूरा करने का माहौल नहीं है। भारत को अगर इधर इस माहौल से देखा जाए तो बिल्कुल इधर मुझे नहीं लगता कि आज से 50 साल या 40 साल पिछले अगर हम दौर में देखें तो कोई भी एक भी नेता का ऐसा उदाहरण सामने आता हो जिसने इन स्तर के हालात, या फिर उनको लग रहा है कि राजनीति के लिए मुफीद अब माहौल नहीं है तो मुझे राजनीति से इस्तीफा देना चाहिए था। हर स्तर की राजनीति करने के लिए भारत में राजनेता तैयार है। देखिए प्रभात जी, राजनेता भी समाज का अंग है, वो समाज से दूर नहीं है। और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आपने देखा कि साहित्य का सम्मेलन जहाँ चल रहा हो, वहां पर बाकायदा देखिए, इस बार तो मुझे लगा नहीं, जब वसुंधरा जी का शासन हुआ करता था तो बाकायदा कहा जाता था कि आरएसएस के लोग आएंगे, उनका सेशन भी होगा, और सेशन कराया जाता था, और वसुंधरा जी उसमें पार्टिसिपेट करती थी, जाकर के सुनती थी। अभी शशि थरूर आए हुए हैं, वो भी राजनीतिक, अच्छे राजनीतिक नेता हैं, और राष्ट्रीय स्तर का चुनाव लड़ चुके हैं, अरुण जी की पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं। अगर प्रदेश के नेता अगर वहां आज गए हैं, तो अगर वहां मीडिया आ गया और मीडिया ने कुछ चीज पूछ ली, तो वो दिखेगा मंच में किसी तरह की राजनीति नहीं कर रहे थे। उन्होंने उपयोग जरूर किया उस मंच का, कि जहां पर लोग खड़े हुए थे, उन्होंने पूछ लिया तो उन्होंने बता दिया सारी बातें कि किस तरह से क्या क्या होना चाहिए। अब किसका कितना वजूद होता है, क्या क्या होता है, मैं तो पहले देख चुका था कि सचिन पायलट खुद भी सेशन में जाते थे और पार्टिसिपेट करते थे। इस बार वो गए थे और वो रवीश कुमार का सेशन में बैठे थोड़ी देर, और फिर युवाओं के साथ चल दिए वहां से। लेके जाने से पहले उन्होंने मंच का उपयोग नहीं किया, लेकिन वो बाहर जाकर के संवाददाताओं ने पूछ लिया उनसे कि भाई क्या कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने राजनीतिक खेल में जो कुछ होना चाहिए उन्होंने कहा कि मैं, देखिएगा, जब सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा था तो मैंने भाजपा सरकार और वसुंधरा जी के खिलाफ बहुत सारी चीजें सामने रखी थी, और जनता के सामने वादा किया था कि मैं जांच कराऊंगा और उनको दंडित करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरी सरकार 4 साल बनने के बाद भी मैं वो कुछ नहीं करा पाया जो कराना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है, मैं अपने शासन के लोगों को चेताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि अब भी आप उसकी जांच कराइए। लेकिन मैं फिर वही बात है कि देखिए, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमारे यहाँ द्वेषता की राजनीति हम करते नहीं है,
ना बीजेपी वाले हमको जेल में डालते हैं, ना हम उनको डालते हैं। और उन्हें यही कारण रहा कि जो माथुर आयोग बनाया था एक्ट के अनुसार नहीं बना, और बिना एक्ट के अनुसार तो उसका कोई अस्तित्व नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उसका निर्णय हुआ, और फिर बाद में कहा गया कि भाई क्या होगा कि एक्ट के तहत बना नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उसको कोई लीगली तरीके से वैध नहीं ठहराया जा सकता। आज भी वसुंधरा जी की फाइलें लोक आयोग के कार्यालय में मौजूद है। अब वो देखिएगा कि क्यों कहा जा रहा, क्या नहीं कहा जा रहा, राजनीति में कब किसका क्या पासा चले कुछ पता नहीं है। सतीश पूनिया भी पहुंचे। अब सतीश पूनिया की हैसियत अभी इतनी बड़ी नहीं हो पाई है कि वो जिस तरह के आरोप, वो तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 28 तारीख को, हमारा सौभाग्य है और प्रधानमंत्री के कारण हम इस प्रदेश को जीतेंगे, वो यही कहते रहते। वो ये नहीं कहते कि मैंने कुछ किया या मेरी पार्टी ने कुछ किया या वसुंधरा जी ने इतना बड़ा काम किया इसके कारण से हम सत्ता में आएंगे। और अब देखिए 2018 के चुनाव की बात करें, याद करें मदन जी, आप भी याद कीजिएगा, जब अमित शाह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आपके मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी थी, उस वक्त आप कितनी सीटें जीत पाए? जो अशोक परनामी ने जोधपुर में कहा था कार्यकारिणी की बैठक हो रही प्रदेश की में 180 जीतेंगे, 72 जीत पाए, जीत नहीं पाए आप। तो ऐसी स्थिति में एकता का सूत्र जब तक दोनों पार्टी के नेताओं में बंधेगा नहीं, तो बाकी के राजनीतिक दल क्या गुल खुलाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। कि देखिए राजनीति में हम स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बना पाएंगे या फिर हम विधानसभा बन पाएगी। देखिए भाजपा तो कहती है हम तो 2/3 बहुमत से जीत के आने वाले हैं। हमने तो जनता के बीच में अभी से जाना शुरू कर दिया है, और जनता हमने जन आक्रोश रैली के तहत हमने 18 लाख शिकायतें एकत्रित कर ली है, और विधानसभा के सत्र में हम रखेंगे सामने, और कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। अच्छी बात है, करनी चाहिए। और आम लोगों की शिकायतों के लेके आए हो तो आपको निश्चित रूप से सरकार के सामने रख करके सरकार से कुछ कराना भी चाहिए। विधानसभा का टाइम है, आपको अधिकार है, आपको सब कुछ होता है, लेकिन आपके नेता वहां पर एकता के सूत्र बंद करके कार्रवाई कराने में सक्षम हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, या पंचर करते रहेंगे। कि देखिएगा बहन भाई का रिश्ता जो हमारे यहाँ पुराना है वो कायम है। भाई ने कभी बहन के खिलाफ वो नहीं किया जो कि जैसे बहन कहे बाद में कि मेरे तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दुश्मनी कर दी और मुझे अंदर कर दिया। ये हमारे राजस्थान में नहीं हुआ। अब भले ही मदन जी चाहे भले ही कुछ भी कहें कि हम आएंगे तो कांग्रेस के वो कारनामे भार करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यदि कह सकते हैं, क्योंकि नए नेता और पुराने नेताओं में अंतर होता है। अब नए नेता हमारे हैं, सचिन पायलट धाड़ रहे हो और वो चीज उठा रहे हैं जो उनको उठानी चाहिए थी। पार्टी के बड़े नेताओं ने न्याय नहीं किया उनके साथ, तो चले गए, वो आदिवासियों के बीच चले गए, बाकी राजपूतों के बीच चले गए, जाटों के बीच चले गए। हर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये जाकर के बताने का प्रयास किया कि मेरा वजूद है, लोग मेरे साथ हैं। अब वो कितना है, देखिए मुख्यमंत्री जी भी आज रैली कर रहे थे, वो पठानकोट से लेके आए प्रभारी जी को वजूद दिखाने के लिए, भाई मैं तो पार्टी के लोगों के साथ, प्रदेश अध्यक्ष को भी लेके गए साथ में। मैं तो कह रहा हूँ फिर सचिन पायलट को भी मना के ले जाते, तो सबको कहते थे कि मैं सबको इकट्ठा करके लाया हूं और हम सब एकता के सूत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये संभव नहीं हो पा रहा। इसलिए पार्टी में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, यदि समय रहते हुए निर्णय नहीं किया गया तो मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है और भाजपा को भी नुकसान हो सकता है कि प्रदेश कार्यकारिणी की इनकी बैठक हो रही है विधानसभा से पहले, इनके नेता वसुंधरा जी, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत या बाकी लोगों के बीच में कैसे तालमेल बना करके चुनाव लड़ाते। जो एकता के सूत्र में चुनाव लड़ेगा वो पार्टी निश्चित तौर पर अपने आप को इस सत्ता में लाने में करीब समझेगी। नहीं तो देखिए आप पार्टी कुछ कर जाए या समाजवादी कुछ एक देखिए, उसके अलावा देखिए और हनुमान बेनीवाल जिस तरह से धाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर भाजपा ने समझौता कर लिया तो वो तो पक्ष होगा, समझौता किसके खिलाफ हनुमान बेनीवाल वोट ले जाएंगे, कुछ अभी कह नहीं सकते। इसलिए राजनीति बड़ी अलग तरह का है, और क्योंकि 23 के चुनाव और 24 के चुनाव दोनों खड़े हैं सामने, और केंद्र सरकार भी बजट लोग लुहावना लाएगी, क्योंकि आने वाला बजट तो होगा नहीं, क्योंकि वोटर का अकाउंट लेना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल में चुनाव होना है 2024 में। तो ऐसी स्थिति में केंद्र भी लोग लुहावना बजट लाएगी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि मैं महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए बहुत भरपूर दूंगा और भरपूर जीतने का प्रयास करूंगा। तो है हर राजनीतिक व्यक्ति कितना किस पार्टी को किस तरह से सोचता है और किस तरह से अपने आप के फॉलोवर बड़े करके
और बड़ा खड़ा, लेकिन बैसाखियों वालों को अगर बड़ा करने का प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री जी तो पार्टी में नुकसान पाएंगे। अभी तक संगठन नहीं बन पाया, जिलाध्यक्ष घोषित नहीं करा पाया। अरुण जी क्यों नहीं करा पाए मुझे नहीं पता, रंधावा जी करे 2 दिन में कर दूंगा, लेकिन आज तक अभी तक न तो मंडल अध्यक्ष 25 तो बनने थे, वो भी बहुत थोड़ा कम बने, और ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं बन पाए पूरे। तो है, इनको कहो पार्टी में रंधावा जी कोशिश करें कि हम संगठन को मजबूत करके खड़ा कर देंगे तो हम भाजपा से मुकाबला करेंगे, नहीं तो भाजपा तो है सत्ता छीनने के लिए तैयार बैठी है। अरुण जी ये बात सही है, एकता का संदेश देना था, लेकिन एकला चालो की चीजें नजर आ रही हैं। अजय माकन वो यहाँ पर एका नहीं कर पाए, केसी वेणुगोपाल हाथ इकट्ठे कर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि सब कुछ साथ हैं, लेकिन बयानबाजी इस तरह का कोई परिणाम सामने लेकर नहीं आ रही। खड़गे अध्यक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है, हालांकि वो पहले ऑब्जर्वर के तौर पर भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर एका कराने की कोशिश की, लेकिन ये एका नहीं हो पा रहा है। सभी एकला एकला चालो की भावना के साथ चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो कम वक्त बचा है, इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं, बहुत सारा वक्त तो आपको यही संदेश देने में चला जाएगा कि हम एक हैं, फिर चुनाव की तैयारी के लिए कहाँ वक्त बचेगा? देखिए प्रभात, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कांग्रेस आज की तारीख में जो बाकी के राजनीतिक दल हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रजातांत्रिक प्रणाली से चलने वाला एक दल है। बड़ा इसका बेस है, पूरे ट्रांस इंडिया इसके पद चिन्ह पाए जाते हैं। थोड़ा पिछले कुछ सालों में कम जरूर हुआ है इसका महत्व, हम करीब 20% वोट पर फिर भी अभी है हमारे पास। तो एक बात तो ये है कि लोग अपने अपने मत प्रकट करते हैं, लेकिन मैं ये भी आपके मंच से कहना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, मैं बहुत पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। देखिए, एक चुनाव है 2023 में राज्यसभा और एक बड़ा चुनाव है 2024 में लोकसभा। उससे पहले एक चुनाव हर कांग्रेस कार्यकर्ता और ये जो नेता गण हैं हमारे, उनके सामने एक चुनाव इमीडिएट है। उनको चुनना ये है कि क्या वो अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी जो अब बिल्कुल आसन्न है कांग्रेस पे, उसमें अपना रोल प्रभावी ढंग से निभाना चाहते हैं या कोने में खड़े होके कारवां को गुजरते हुए देखना चाहते हैं। ये बहुत गंभीर सवाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि संभावनाओं से भरा हुआ अगले 1.5 साल हैं। जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में इस देश में चलाई है, वो चाहे आर्थिक स्थिति हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ईंधन की रेट हो, जो 6 महीने से लगातार गिर गए हैं और लगातार गिर रहे हैं, फिर भी हमने एक बार भी ये सोचा नहीं कि गरीब जनता को उसका कुछ फायदा तो पहुंचा दें। तो ध्यान है ही नहीं, वो जो गरीब आदमी है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। कुछ ध्यान है तो नौटंकियों पे है, कुछ धार्मिक चीजें करके, क्योंकि ये अब तक सफल रहे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी प्रिय स्थल है प्रधानमंत्री का भी और देश के करोड़ों मेरे जैसे लोगों का भी बहुत पवित्र स्थल है, पर उसकी माइलेज लेने के लिए हम इसको 4 लेन की रोड बनाएंगे, इसमें टनल बनाएंगे, इसमें बिजली घर बनाएंगे। ये पिछले 4-5 साल से वहां चल रहा है और काफी हद तक बना भी दिया। जोशीमठ डूब रहा है, वो इलाका मंडी हिमाचल प्रदेश की भी बुरी खबरें आ रही हैं, इलाका धस रहा है। कोई इनको सलाह दे नहीं सकता इस देश में। इसरो ने अभी एक रिपोर्ट पिछले हफ्ते जारी की थी, डॉक्टर प्रभात आपको मालूम होगा कि कब हमने बताया गया और आज की तारीख में क्या स्थिति है जोशीमठ। उसी दिन सरकार का ऑर्डर निकला है और उनको रोका गया है कि नहीं कर सकते, आप मीडिया से कुछ भी साझा नहीं करेंगे। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। अभी बड़े फैनफेयर से प्रधानमंत्री जी ने एक गंगा विलास नाम का एक क्रूज बनारस से विदा किया लंबी यात्रा के लिए। ये
कई देशों में, बांग्लादेश, म्यांमार में भी जाएगा। तीसरे दिन की खबर है कि पटना के पास छपरा में वो क्रूज मट्टी में धंस गया। नाव से इन यात्रियों को उतार के किनारे पे लाया गया। 38 लाख रुपया डॉक्टर प्रभात उसका किराया है। किसके लिए बनाया गया है? आप सिर्फ जनता को चमत्कृत करना चाहते हैं। देखिए क्या कमाल की चीज हमने की। किसके लिए बनाया गया है? हमें तो ये पता चल रहा है कि वो अडानी जी के पोर्ट्स हैं सब जगह। हल्दिया में उनका पोर्ट है, बड़ा मेजर पोर्ट उनके पास है। ये सब बनारस के रास्ते से होता हुआ माल बांग्लादेश, म्यांमार जाने के, कोयले आने जाने का प्रबंध है और उसको नाम इस तरीके से दिया गया है कि बड़ी धार्मिक काम हो रहा है। ये कैसा विकास है कि तीसरे दिन वो मट्टी में धंस जाता है। ट्रेन काफी मॉडर्न लुकिंग ट्रेन चलती है, चौथे दिन किसी भैंस की टक्कर से वो वंदे भारत ट्रेन का मुंह जमीन पे गिर जाता है। जोशीमठ नीचे धंस रहा है। रोज सर्वोच्च न्यायालय से उसके कॉलेजियम के बारे में विवाद चलते हैं। लॉ मिनिस्टर बोलते हैं, अब तो उपराष्ट्रपति भी बोलते हैं। ये सब एक डायरेक्शन में जा रहा है पूरा तमाशा। मैं इसी सवाल ये एक अधिकार की तरफ जा रहा है। तो मैं प्रभात वही कह रहा था कि कांग्रेस के सामने ऐतिहासिक चुनौती है। और अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, जहां अच्छी संभावना है कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर सकती है, अगर हमने ये किया तो 24 के इलेक्शन में माहौल देखने वाला होगा और बड़ा रोचक चुनाव होगा 2024 का। ये जो लोग प्रचार करते हैं कि 2024 तो गॉन केस है, ये तो फैसला हो चुका है, तो ये ठीक नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट जनता का ही है। किसी दिन तो जनता को हिसाब समझ में आएगा ना कि पिछले 8 साल में एक्चुअली मेरे घर में क्या आया है, किस बच्चे की नौकरी लगी है, कौन सा छोटे व्यापार। मैं इसी में एक और सवाल जोड़ता हूँ जी। मैं इसी में एक सवाल जोड़ता हूँ, होगा फैसला हो जाए। जी मदन जी, मेरा एक सवाल इसी में आपको जवाब जो देना चाहते हैं वो भी दीजिएगा। कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया है बीजेपी पर कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकलती है तो वहां पर कोरोना का डर होता है, एडवाइजरी दे दी जाती है, लेकिन उसी बहाने से जन आक्रोश यात्रा में लोग कम आते हैं तो उसका बहाना लेकर जनसभाओं में उसको तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन कोरोना का अब डर नहीं है। जब 28 तारीख को प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं या फिर दिल्ली में वो इतनी लंबी एक रैली निकालते हैं, तब कोरोना का डर नहीं है। प्रभात जी, मेरा थोड़ा समय दीजिएगा, जैसे सबको दिया आपने। मैं सबका बारी बारी जवाब, बीच में किसी को नहीं टोका, पूरा समय लीजिए। मैं बारी बारी जवाब देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि कोई मेरे को भी नहीं टोकेगा बीच में। जी जी जी, मैं बारी बारी जवाब देता हूँ। सबसे पहले आप ही के सवाल का जवाब देता हूँ। एक एडवाइजरी राहुल गांधी जी को दी गई वहां पे कि आप जो है कोविड की उस टाइम पे थोड़ी सी चीन के अंदर स्थिति और विदेशों में ज्यादा देखी गई और राहुल गांधी जी की यात्रा के अंदर हिमाचल के मुख्यमंत्री को कोविड पॉजिटिव पाया गया। अगर उसमें ये कह दिया गया कि आप जो है कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिएगा और थोड़ा सा टेस्ट वगैरह करा लीजिएगा, तो उस टाइम पे थोड़े से 2 या 3 दिन पूरा वर्ल्ड पैनिक हुआ था। तो उसमें अगर कोई गलत क्या कह दिया, इसके अंदर कोई गलत नहीं कहा। तीसरी चीज आपने कहा जन आक्रोश यात्राओं में जनसंख्या नहीं आई, ये मिथ्या एक फैलाने वाली बात है। जन आक्रोश आप खुद अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस टाइम पे जन आक्रोश यात्रा चालू हुई थी, 2 पार्ट में होना था। 4 से 15 तारीख तक हम रथ रवाना करेंगे और रथ के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा, बूथ बूथ जाएगा, स्टिकर लगाएगा, जनता की समस्याओं को लेगा और हर पंचायत स्तर के ऊपर चौपाल सभाएं होगी। पंचायत स्तर की चौपाल सभाएं हैं प्रभात जी, और 200 की 200 विधानसभाओं के अंदर है, किसी एक में नहीं है। 15 तारीख, ये पहले दिन कह दिया गया था कि 15 तारीख के बाद में 225 विधानसभाओं के अंदर जन आक्रोश सभाएं होगी। तो इसमें बदलाव की कोई बात ही नहीं है, तो हम डे 1 से क्लियर है। तो आप देखिए कि 18 हम 2 लाख किलोमीटर चले हैं, 18 लाख शिकायतें मिली है, 65,000 चौपाल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों से हम लोग मिले हैं। तो वो एक अलग फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट को देख के नकल करने की कोशिश कर रही है भारत जोड़ो यात्रा। दूसरा, श्याम सुंदर जी ने कहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमजोर है। मैं श्याम सुंदर जी को बता देता हूँ कि ना तो कांग्रेस के जैसे कठपुतली प्रदेश अध्यक्ष है और ना ही एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष है। पूरी तरीके से जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जी एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष है और जिस तरीके से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कठपुतली प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। सतीश पूनिया जी चुन के आए, वैधानिक तरीके से उनका नियुक्ति हुई है
उसके बाद में जब से 3 साल के कार्यकाल में सतीश पूनिया जी की हम जो कार्यकारिणी है वो प्रदेश की, जिले की, मंडल की, बूथ की और पन्ना प्रमुख तक की सारी कार्यकारिणियां पूर्ण हो चुकी है। इसी तरीके से उनके जो प्रवास अगर आप देखेंगे, एक एक विधानसभाओं में मंडल तक उनके प्रवास हुए हैं। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि निर्णय लेने में निर्णय या सामूहिक लिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं, ये परिवार से चलने वाली पार्टी है। सतीश पूनिया जी अकेले नहीं, हमारी कोर कमेटी होती है, कोर कमेटी में निर्णय होते हैं और उन निर्णयों के आधार पर कार्य होते हैं। तो इसलिए इस तरीके की मिथ्या और भ्रम नहीं फैलाए। तीसरी चीज, आपने डिबेट रखी थी पार्टियों की राजस्थान के विषय में। मेरे मित्र अरुण जी जो है सब जगह चले गए, इन्होंने अपनी पार्टी के जो इस तरीके से कुर्सी की रस्साकसी चल रही है, जिस तरीके से राजस्थान की जनता भुगतान कर रही है, आज इन 2 बालकों की लड़ाई चौराहे के ऊपर आ गई है, किस तरीके से सचिन पायलट जी बोल रहे हैं, किस तरीके से अशोक गहलोत जी सचिन पायलट जी के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बोल रहे हैं, इस तरीके की स्थिति परिस्थिति कभी भारतीय जनता पार्टी में उत्पन्न नहीं हुई है। दूसरा ये गिनवा रहे थे, मैं तो ये कह रहे थे कि 8 साल से देश में एक सरकार बनी है, उसने ये कर दिया। एक ही चीज में सेंटेंस में खत्म कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की हालत खराब कर दी। इकोनॉमी की हालत ऐसे है कि जब यूपीए सरकार थी 10 साल तक, उस टाइम पे महंगाई दर और विकास दर, महंगाई दर हमेशा विकास दर से ज्यादा होती थी। 8 साल में कभी भी महंगाई दर विकास दर से ज्यादा नहीं हुई है। इसके अंदर कोविड काल भी आ गया है। तो आज ये स्थिति इसी से है, ये फालतू की जो मिथ्या है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चुनाव, सुनिए नहीं पूरी बात हुई नहीं है सर मेरी, और दीजिए, चुनाव में ये जाते हैं, वहां पे ये फैलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे। मतलब गांधी परिवार और कांग्रेस जो कहे वो सही है और बाकी जो जनता मान रही है और देख रही है वो गलत है। तो भैया आपकी समझाने में फर्क है। दूसरा, इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने क्या किया। केंद्र सरकार जो वादे करती है ना वो पूरे करती है। 2 सरकारें हैं, एक राज्य की सरकार है जिसकी स्थिति है कि 7,000 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ केस दर्ज है, 8 लाख से ज्यादा दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं, 27,000 से ज्यादा बेटियों के साथ दुष्कर्म हो चुका है, 1 लाख से 65,000 महिलाओं के साथ में अत्याचार हो चुका है, योगेश जाटव की हत्या की जाती है। कानून व्यवस्था ऐसी, 10 सेकंड दीजिएगा जी, 10 सेकंड दीजिएगा। कानून व्यवस्था राजस्थान की चरमरा गई है और अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। तो ऐसी सरकार जिसके लिए हम नहीं कह रहे, इनके मंत्री भी कह रहे हैं फॉर्चुनर, और दिव्या मदेरणा जी ने कहा है कि साइकिल पे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इनकी नीतियों का और इनका जो है अंत समय आ गया है। और राजस्थान की जनता ने मन में ठान लिया, क्योंकि हम जन आक्रोश में जाके हैं, राजस्थान की जनता ने मन में ठान लिया कि कांग्रेस मुक्त राजस्थान होने जा रहा है 2023 में, और 2024 के अंदर तीसरी बार भारी बहुमत से मोदी जी सरकार बना रहे हैं। और ये ऐसे ही इनके रॉकेट की लॉन्चिंग कराते रहेंगे राहुल गांधी की, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, आप सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन देखिए जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे थे उस मुद्दे में अभी भी जो चीजें थी, मुद्दों को लेकर यहाँ तो बात कर ली हमने, डिबेट में बात कर ली, लेकिन जब हम बड़े नेताओं की बात करते हैं और सियासी मंच वो पकड़ते हैं तो मुद्दे तो बिल्कुल ही वहां से नदारद मिलते हैं। और जैसा कि आज साहित्य के महाकुंभ में देखने को मिला, छीटाकशी नजर आई। ये बात अलग है कि उसका जो दौर है कितने वक्त तक रहता है, शुरुआत नजर आ रही है, लेकिन जनता सिर्फ यही चाहती है कि जब भी सियासत से जुड़ी बात हो तो जिस विषय के लिए, जिस काम के लिए उनको चुनकर भेजा गया है, कम से कम उस मुद्दे पर तो बात करें। 90% बात कर लें, 50% बात कर लें, कुछ तो बात करें। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ बजट में जिस तरह से घोषणाएं की जाती हैं, आखिरी बजट जिस तरह से होता है, उसी वक्त आखिरी चरण में जब इलेक्शन आने होंगे तभी इस तरह की बातें की जाएंगी। सियासत से ये उम्मीद जनता की बस इतनी सी है कि उनको लेकर 5 साल जो उनको वक्त दिया है, 5 साल उन्हीं के लिए दिया है, 5 साल कम से कम उनके लिए पूरे उनको समर्पित किए जाए, ताकि उनको अफसोस नहीं हो अपने वोट देने पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे इस खास विषय पर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।